प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लेकर के आ चुका हूँ। और इस सेशन के माध्यम से प्यारे साथियों मैं आप सभी को साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है, क्योंकि अब की बार जो हो क्या रहा है, जो अब की बार बोर्ड का पेपर बनेगा उसमें 20 एमसीक्यू आप सभी को देखने को मिलेंगे। और मैं ये टारगेट कर रहा हूं कि जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुविकल्पी होने वाले हैं, सभी को करवा दूं, ताकि आप 90% पाने वाले जो सपना देख रहे हो वो सब कुछ साकार हो सके। ठीक ना। तो प्यारे साथियों, साइंस के जितने भी टाइप्स के सभी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर को मैं छांट छांट के बहुविकल्पी लेकर के आ रहा हूं, ताकि आप अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सको। तो प्यारे साथियों, करना क्या है, आप सभी को वीडियो को शुरू से एंड तक देना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि आगे जो हमारी आगे आने वाली वीडियो जो होने वाली है सबसे ज़्यादा आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक ना। आइए, सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। देखो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बारीकी से देखना, छोड़ के मत जाना, वरना बोर्ड में रोने के सिवा आप सभी को कुछ नहीं आएगा और 90% पाने वाला जो सपना है ना, सब कुछ चूर चूर हो जाएगा। अब की बार 90% पार करना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक ध्यान से जरूर देख लेना है। ठीक ना। आओ, सबसे जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण गमन करती है, गमन मतलब जाती है। तो प्रकाश की किरण कैसी जाती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, इनमें से किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों देखो, जो प्रकाश की किरण होती है वो सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। देखो, जब प्रकाश की परिभाषा मैंने बताया था कि प्रकाश एक ऐसा मतलब एनर्जी है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, और प्रकाश सदैव ही सीधी रेखा में चलती है। और प्रकाश का जो निर्वात में चाल होता है, अभी पूछूंगा कि प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, बहुविकल्पी में शामिल किया हूं उसको, कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है जो प्रकाश की चाल होती है। अभी देखो, माध्यम के अनुसार इसकी चाल बदलती भी रहती है, तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी यहाँ के लिए जो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो हमारी प्रकाश है वो किस दिशा में गमन करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक ना। अब आइए प्यारे साथियों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब सबसे कम। देखो, अभी मैंने बताया ना कि जो प्रकाश की चाल होती है हर माध्यम में मतलब कि वेरी करती है, निर्वात में अलग होगी, कांच में अलग होगी, मतलब कि किसी दीवार में अलग हो जाएगी। इसलिए जो जैसा माध्यम होगा उस तरीके से ये प्रकाश इसका चाल बदल जाता है। तो यहाँ पे तो पूछा जा रहा है कि प्रकाश का जो वेग है, चाल है, न्यूनतम किस में होता है, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो अब यहाँ पे आप सभी लोग ये दिमाग लगाओ कि सबसे सघन, देखो सघन में सबसे कम होता है प्रकाश का वेग और विरल में सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी यहाँ पे ये दिखाओ कि चारों में से सबसे सघन कौन है। जो सघन सबसे ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश का जो चाल होगा, वेग होगा, उन सबसे न्यूनतम होगा। देखो, निर्वात में बता ही दिया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जल में 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वायु में भी कम होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, कांच में सबसे कम हो जाएगा इनमें से तीनों में से, क्योंकि कांच क्या है, तीनों के सापेक्ष में क्या है भाई, तो सघन माध्यम है। ठीक ना। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। देखो, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। देखो, मोटर गाड़ी का जो शीशा होता है, जो कि मतलब साइड वाला, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है या दर्पण लगा होता है, तो उसमें हमेशा लगेगा उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि हम उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को हम देख सकते हैं या दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है प्यारे साथियों, अब देखो ये क्वेश्चन बदल गया, उसी का है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, माने किस दर्पण का या किस लेंस का उपयोग करते हैं। मैंने तो बता दिया भाई कि ये गाड़ी है तो गाड़ी के साइड मिरर में तो उत्तल लेंस लगेगा, उत्तल दर्पण लगेगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस लगेगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो यहाँ पे जो दर्पण इस्तेमाल होगा वो होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण प्यारे साथियों, अवतल। देखो, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ, और थोड़ा सा इसमें मिस्टेक करोगे तो गलती हो जाएगी। ठीक ना।
चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण हमेशा क्या होता है भैया? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? समतल दर्पण काल्पनिक। और दो समतल दर्पण पे कितनी मतलब कि प्रतिबिंब बन सकता है? तो अनंत बन सकता है। और समतल दर्पण की जो दूरबिंदु होती है वो कितनी होती है? तो आप ये भी बता देना कि अनंत होता है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये है कि लेंस की क्षमता के SI मात्रक। देखो कई बार पूछा जाता है, ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना और तैयार करना, ठीक ना। क्योंकि जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है भैया? तो लेंस का SI क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। इसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये दे रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? देखो प्रकाश की जो हमारी किरण होती है इसको हम जब दर्शाएंगे तो इस चित्र को हम क्या बोलेंगे? इस चित्र को हम बोलेंगे किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। जहाँ पे किरण एक दूसरे से मिलती है वो किरण पुंज हो जाती है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये दे रहा है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? यानी कि लेंस का जो क्षमता है P का मान दिया है 2 डायोप्टर, और लेंस की जो क्षमता और फोकस में एक रिलेशन होता है कि लेंस की जो क्षमता होता है P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? 1/f। लेकिन f का मान हमेशा मीटर में होना चाहिए, ठीक ना, तो अभी समझ में आएगा। अगर मीटर में नहीं होगा तो 100 से गुणा करके उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो लेंस का जो क्षमता है 2 डायोप्टर दिया है तो P का मान यहाँ पे 2 रख दोगे, और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f बराबर 1/f हो जाएगा। तो f का मान जब निकालोगे तो 1/2 मीटर आएगा। अब इसको सेंटीमीटर में दे रहा है तो 100 से गुणा कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा, मतलब ये थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल था, ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है ऐसा न्यूमेरिकल। अभी एक मतलब पूछूंगा अभी उसका वाला, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध वाला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी क्षमता पूछती है। अब देखो सेम टू सेम वही सवाल है, बस दिक्कत की बात नहीं है। उसमें लेंस की क्षमता दिया था, फोकस पूछ रहा था, इसमें फोकस दिया है और क्षमता पूछ रहा है भैया। सेम टू सेम वही सवाल है, उसी को मतलब को किया गया है। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। f का मान दिया ये 50, तो यहाँ से निकाल सकते हो, तो 1/50 हो जाएगा, और 50/2 कर लो 100 से गुणा करके, तो 2 डायोप्टर निकल के आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर। चूंकि फोकस हमारा पॉजिटिव है तो लेंस का क्षमता भी क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? जब भी प्रकाश का किरण होता है उसके समूह को, मतलब कि उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं, किरण पुंज के नाम से उसे जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है कि दोनों होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है? देखो जब भी आपसे उत्तल लेंस का जो क्षमता पूछेगा, मतलब कि इसका P का मान पूछेगा, तो हमेशा क्या बताओगे? हमेशा बताओगे, आप सभी लोग बता देना धनात्मक। क्या बता देना? धनात्मक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ये बताना है कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो अवतल लेंस जब पूछेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस क्या पूछेगा? तो क्षमता पूछेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, और उत्तल लेंस पूछेगा तो धनात्मक हो जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखना। और अगला क्वेश्चन देखो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि भैया हम उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे, कौन सा लेंस बोलेंगे, अभिसारी, अपसारी या द्विउत्तल बोलेंगे। इसी तरीके से अवतल लेंस का भी पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी या द्विउत्तल या अपसारी, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे, ठीक ना। क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे। और अवतल लेंस को क्या बोलेंगे? अवतल लेंस को अपसारी बोलेंगे। अवतल लेंस को क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? अपसारी बोलेंगे, ठीक ना। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखना, अवतल लेंस को क्या बोलेंगे, अवतल लेंस को क्या बोलेंगे, ठीक ना। कभी कभी दिक्कत हो जाता है बच्चों को। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ये अब की बार प्री बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो हम देखो जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कांच का भी कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी करते हैं, ठीक ना। लेकिन हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेंस बनाने के लिए। ये ऑप्शन ही याद रखना, मिट्टी का इस्तेमाल हम कभी नहीं करते हैं, क्योंकि मिट्टी से हम मतलब लेंस में कोई मतलब रिलेशन नहीं होता है, हम नहीं बना सकते हैं। तो ये अब की बार प्री बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको याद रखना। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा ये एक प्यारे साथियों कि किस दर्पण के से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अब देखो कौन सा ऐसा दर्पण है जो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा? समतल, उत्तल, अवतल,
कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। क्योंकि देखो हम किसी भी वाहन के साइड मिरर जो होता है, हम क्यों उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जितने भी पीछे की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं, या जो भी ट्रैफिक होती है, उसको हम इस छोटे से दर्पण में देख सकते हैं आसानी से। तो प्रतिबिंब कैसा बन गया? छोटा बन गया। तो हम कौन सा दर्पण इस्तेमाल करेंगे? उत्तल दर्पण इस्तेमाल करेंगे। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को तैयार करके जाना, सेशन को तो छोड़ना मत, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की देखो, एक बात और, अगर आप इसका पीडीएफ जान पाना चाहते हैं तो बस खाली पीडीएफ कमेंट करके बता देना, मैं तुरंत इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन ये है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा? अवतल दर्पण। अगर बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो अवतल, और छोटा देखना है तो उत्तल दर्पण, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, कई बार बता चुका हूँ। कौन कौन से हैं? आपतन कोण, परिवर्तन कोण हमेशा और बराबर होते हैं, और आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। कैसे मुड़ती है? अविलंब से दूर हो जाती है, कि अविलंब के निकट हो जाती है, कि अविलंब के समांतर हो जाती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो एक बात ध्यान रखना, कांच कहाँ जा रही है? कांच से, हवा से कांच में। देखो ये तो है, मतलब कि ये कांच है, मतलब कि ये मान लो हवा है, ठीक ना, और ये क्या है? कांच हो गया, ठीक। अब देखो जब भी प्रकाश किरण, जब मान लो ये प्रकाश की किरण है, ठीक, हवा से कांच में आएगी, हवा से कांच में आएगी तो क्या होगी? अभिलंब की क्या हो जाएगी? निकट हो जाएगी। जैसे मान लो ये अभिलंब की क्या हो जाएगी? निकट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, निकट हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि देखो जब भी अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो एकदम अभिलंब से एकदम निकट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये दोनों बात याद रखना, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मतलब कि लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं ये बताना है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी कैमरा में हम हमेशा याद रखना कि उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का हम उपयोग करते हैं। इस बात को आप सभी लोग याद रखना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है प्यारे बच्चों कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर तो कई बार बता चुका हूँ, अभी बताया था कि साइड मिरर मतलब उत्तल दर्पण को बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बताइए। देखो एक अवतल दर्पण दिया है, इसकी फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या अभी मैंने बोला था ना कि बताऊंगा। तो किसी भी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, F बराबर r/2 होता है। तो फोकस दूरी का मान दिया है 10 और r बराबर r/2, और 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारी ये प्यारे साथियों कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? निर्गत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गत कोण बोलते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? निर्गत एंगल बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस, किसका? उत्तल लेंस का हम हमेशा उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। मतलब कौन सा ऐसा दर्पण है या कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें हम क्या करते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो हम देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ किस लेंस में? तो अवतल लेंस में। किस लेंस में? अवतल लेंस में। लेकिन अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछता किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण या अवतल लेंस दोनों में हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण जो होता है परिवर्तन कोण के बराबर होता है। परिवर्तन कोण जो होता है अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है। यहाँ पे देखो बताया जाता है आई बराबर क्या होता है? आर होता है। तो आई क्या होता है भैया? आई होता है अपवर्तन कोण। आई क्या होता है? अपवर्तन कोण। और आर क्या होता है? परिवर्तन कोण। ये दोनों बात याद रखना है। तो परिवर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, ठीक ना, सीधा होता है कि उल्टा होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखो जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, कल्पना बनेगा, कल्पना कर सकते हो, तो क्या बनेगा? दर्पण के मतलब पीछे बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन ये है प्यारे साथियों कि लेंस में प्रयुक्त फोकस की संख्या कितनी होती है? कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या देखो अभी लेंस में 2 होता है मुख्य फोकस, एक होता है F1, एक होता है F2। तो कितना हो गया? 2 हो गया, एगो F1 एगो F2, ठीक ना। याद रखना सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है। ये बताना है कि सर्च लाइट का जो होता है उसका परिवर्तक कैसा होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? अवतल होता है। कैसा होता है भैया? अवतल होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? कई बार बता चुका हूँ, दाढ़ी बनाने में हम
अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई करते हैं? क्योंकि ये बड़ा दिखाई देता है कि कहीं पे कटे वटे ना, ठीक ना। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन के माध्यम से देखो, ये 30 तो मैंने करवा दिया, अगले सेशन के माध्यम से 31 से लेकर के देखो यहाँ पे PDF है मेरे पास, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे पास 60 क्वेश्चन है। देखो अगले वीडियोज़ के माध्यम से मैं 31 से लेकर के 60 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक ना, ताकि आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सको। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आज के जो हमारा वीडियो है सबसे इम्पोर्टेंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा, ठीक ना, तैयारी को मजबूत करने में लगा होगा कि हमारा 1-2 नंबर यहाँ से मिल सकता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और PDF पाना चाहते हो तो PDF इसका कमेंट करके बता देना कि सर मेरे को PDF चाहिए, मैं तुरंत बता दूंगा या उसका PDF का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि ले सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।